नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 अदृश्य चार कली हनुमाणी, इस बुक से तीसरा पार्ट इस चैप्टर का। तो अभी तक आपने देखा कि बुद्धि काया और भौतिक काया के विषय में हनुमान जी ने कुछ समझाया, काफ़ी कुछ बता दिया उसमें उन्होंने। बुद्धि काया भविष्य के बारे में सोचती है, अपने भूतकाल को यानी कि जो पास्ट है उसको सही करना चाहती है, और आज का वर्तमान उसे अच्छा चाहिए। इन चीज़ों की चिंता जब भी आप करें तो आप तुरंत अपने मन में विचार लाएं कि ये तो आपकी बुद्धि काया है। जैसे ही आप विचार लाते हैं वैसे ही आप अपने आप को अपने से अलग देखना सीख जाते हैं। वो जो आपको आपसे अलग देखता है वही आत्मा है, वही जागृति है, वही जीवात्मा है, वही जागृति लाएगी। जब आप लगातार ऐसा करते रहेंगे तो ये जागृति आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि आप अपने आप को लगातार अलग करके देखना सीख जाएंगे। एक तरीके से जब आप ये कहते हैं कि ये मेरी बुद्धि काया का विचार है, तो आप एक तरीके से देखें तो आप अपने मन को अपनी ओर से देख रहे हैं। आप अपने मन को देख रहे हैं कि ये मेरी बुद्धि काया विचार कर रही है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने मन को अपने आप से अलग करके देख पा रहे हैं। ये जो अपने आप से अलग करके मन को देख पा रहा है, यही जीवात्मा है, यही आत्मा है। तो जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपनी आत्मा, आपको अपना अस्तित्व आत्मा के रूप में, पृथक रूप से, वास्तविक रूप में आता हुआ दिखाई देने लगेगा। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, बुद्धि और विवेक जितने भी काम करते हैं, या भौतिक काया जितनी भी काम करती है, वो सब आपको एक प्रपंच से ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा एक दिन। इसी तरीके से आत्मा में जागृति आती है, और इसीलिए इस चैप्टर को हनुमान जी ने स्पेशल रूप से, इस चैप्टर के बारे में हनुमान जी ने ये कहा है कि अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी आत्मा में जागृति आने लगती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। अब जो है बात होगी विवेक काया के बारे में। विवेक काया क्या होती है? विवेक काया के बारे में हमने थोड़ा सा पिछले वीडियो में समझा कि विवेक काया क्या होती है। ये मानती है कि मेरी जो विचारधारा है, बेसिकली विवेक काया क्या होती है, ये विचारधारा, आपकी जो विचारधारा होती है, आपका जो विश्वास होती है, उसका मानना ये होता है कि जब तक यही विश्वास, यही विचारधारा पूरे संसार में नहीं होगी, तब तक पूरे संसार का कल्याण नहीं हो सकता। एक बात को ध्यान रखिएगा, जो कि विवेक काया होती है ना, ये विवेक काया कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती है। इसके अपने विचार होते हैं जन कल्याण के, इसके अपने विचार होते हैं संसार के कल्याण के। ठीक है, अगर आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना हो तो कार्ल मार्क्स की, ये जितने भी फिलोसफर थे, कार्ल मार्क्स की या फिर जितने भी इमैनुअल कांट, या जितने भी नाम आपने सुने होंगे, इतिहास में पढ़ा होगा, ये सभी वो लोग थे जिनकी विवेक काया बहुत स्ट्रांग थी। जिनकी विवेक काया स्ट्रांग होती है वो फिलॉसफी सामने रखते हैं, और उसी फिलॉसफी से पूरे विश्व को प्रभावित करना चाहते हैं। उसी फिलॉसफी के जरिए वो पूरे भारत को, पूरे विश्व को ये बताना चाहते हैं कि इस पर चलोगे तो ही ठीक रहेगा। और कभी कभी विवेक काया क्या कराती है कि अगर लोग उस फिलॉसफी पे नहीं चल रहे हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति जो इस फिलॉसफी को बहुत तगड़े तरीके से मानता है, अगर वो राजा बन जाता है, किसी विशेष पद पे पहुंच जाता है अपने देश के अंदर, तो वो अपने समाज में अपनी विचारधारा के अनुसार परिवर्तन लाने लगता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि मूर्ति पूजा बहुत गलत है, लेकिन आज के समय में उसके पास सत्ता नहीं है, कल को अगर उसको सत्ता मिल गई तो ये जो उसकी विचारधारा है कि मूर्ति पूजा तो गलत है, ये सभी लोग पापी हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, तो जैसे ही उसे सत्ता मिलेगी वो धीरे धीरे क्या करेगा, एक एक करके मूर्ति पूजकों को परेशान करना शुरू करेगा, मंदिरों को तोड़ना शुरू करेगा, और जितनी जो ये पूजा पाठ की पद्धतियां हैं, इन पर रोक लगाने के लिए तरह तरह के खुराफाती उपाय निकालने की कोशिश करेगा। ये विवेक काया। और एक और काया होती है चित्त काया। ये जो खुराफात होती है, बदमाशी जो होती है, विवेक काया की विचारधारा और विचारधारा के साथ जुड़ी हुई बदमाशी, ये केवल विवेक काया से नहीं होती है। विवेक काया से तो सिर्फ इतना होता है कि आप अपनी विचारधारा को ये मानते हैं कि पूरी दुनिया में यही हो तो ही ठीक होगा। लेकिन जो साथ में बदमाशी क्रिएट होती है ना, वो बदमाशी तब क्रिएट होती है जब एक और काया, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण काया है, जिसका नाम है चित्त काया, जब वो चित्त काया आपकी विवेक काया को सपोर्ट कर देती है, तो विवेक काया की विचारधारा और चित्त काया का अराजकतावादी विचार, जो चित्त काया है वो अराजक होती है, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसका अराजकतावादी विचार जब आपकी विवेक काया के विचार के साथ मिल जाता है, तब जाकर के ये अराजकता, ये दुष्टता, ये शुरू होती है कि नहीं, जो हमारी विचारधारा को नहीं मान रहा है उसे मार देंगे, जो हमारी विचारधारा को नहीं समझ रहा उससे इत्तेफाक नहीं रखता, हम तो पूजा नहीं करते हैं, हम तो नहीं मानते हैं कि मूर्ति कुछ होती है, हम तो नहीं मानते हनुमान कुछ होते हैं, हम तो नहीं मानते राम कुछ थे, कृष्ण थे, कुछ थे। तो जब तक उनका राज नहीं है तब तक तो वो सहते रहेंगे, आपको गालियां देते रहेंगे सिस्टम से बाहर बैठे बैठे, और वोट डालते रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनको राज्य काज मिलेगा, धीरे धीरे करके वो इस तरह की व्यवस्था बनाएंगे कि आपकी ये पूजा पद्धतियां, ये मंदिर, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके शून्य हो जाएं, नष्ट हो जाएं, इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए धीरे धीरे करके। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब जैसे आज की डेट में आप देखें, आप राम मंदिर बन रहा है, केवल 2014 की से आगे की बात है, राम मंदिर अब अयोध्या में बन रहा है, लेकिन उससे पहले क्या बात थी, वो हिंदुओं की आस्था का जो प्रतीक था, या वहाँ पर जो बाबरी मस्जिद थी उसको लेकर के जो बवाल हुए थे, उसका जो कुछ भी निर्णय लेना था उस निर्णय तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा था। किसी की आस्था को न छेड़ा जाए, इस वजह से कोई निर्णय ही नहीं लूँगा, ये निर्णय लिया गया था कि कोई निर्णय ही नहीं लिया जाएगा, और तनाव बना हुआ था। लेकिन बाद में इन चीज़ों को धीरे धीरे करके, जैसे ही
जो है वापस सत्ता में आए, हमारे जो मोदी जी या फिर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी आई, उन्होंने निर्णय लिया, उनके समय में निर्णय लिए गए और सभी पक्षों ने जो है बिल्कुल सहमति के साथ इस बात को स्वीकारा कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ बननी चाहिए, इतना हिस्सा इनको मिलना चाहिए, इतना हिस्सा इनको मिलना चाहिए। तो इसका एक बिल्कुल शांतिपूर्ण पटाक्षेप हो गया। सब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए क्या किया, उसने अपनी तरफ से फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास एक अधिकार होता है, अगर किसी मुकदमे का फैसला नहीं आ रहा है, अगर किसी वाद विवाद का फैसला नहीं हो पा रहा है, तो वो अपनी मर्जी से अपने कॉग्निजेंस में लेकर के उस मैटर को ख़त्म कर सकता है, उस पर अपनी तरफ से फैसला फाइनल दे सकता है। फाइनल डिसीजन देने की अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है अंडर आर्टिकल 124 या 142, इनमें से कोई एक है। एक आर्टिकल है संविधान में, 142 है शायद या 124 है, उसके अंतर्गत ये व्यवस्था होती है। तो सारी चीज़ें बड़े ही आसानी से होती चली गई। क्यों? क्योंकि एक जो है विचारधारा, नई विचारधारा आई कि समस्याओं को पालना नहीं है, इनको हल करना है। सभी पक्षों को साथ बैठाया गया, सभी पक्षों के लिए एक समझौता जो है समझौते भरा डिसीजन आया, सबने उसका सम्मान किया और आज की डेट में सभी समुदायों के लोग वहाँ पर जो मंदिर बन रहा है उसके लिए समर्थन कर रहे हैं, और सभी समुदायों के लोग बाकी जो दूसरी ज़मीन मिली थी उसके लिए समर्थन कर रहे हैं कि हाँ चलो ये भी ठीक हुआ, सबको उसके हिस्से का मिल गया। तो ये सब कुछ बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गया। तो ये जो चीज़ है, जो विवेक काया का एग्जाम्पल मैं दे रहा था, वो इसीलिए दे रहा था क्योंकि विवेक काया क्या करती है, इसी तरह की विचारधारा को लेकर के आती है। कुछ देश ऐसे हैं जो एक समय में, जैसे अगर आप जाएं, अगर आप मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना चाहें तो आपको पता लगेगा कि देश कुछ ऐसे थे जो कि एक समय में क्या थे, सेकुलर थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो देश अचानक से एक विशेष धर्म को मानने लगे और बाकी धर्मों की मान्यताओं को मानने वाले लोग आज प्रताड़ित हो रहे हैं वहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ें आपने क्यों सुनी हैं? इसलिए सुनी है क्योंकि जो वहाँ पर सत्ता में बैठे हैं या जो वहाँ पर राजकाज चला रहे हैं, उनकी विवेक काया जो कि मजबूत है, जो एक विशेष फिलॉसफी को ही, अपनी फिलॉसफी को ही सत्य मानती है, वो उसी हिसाब से उन्हें ढकेल रही है, उसी हिसाब से उन्हें हाँक रही है। और इसी वजह से वहाँ पर एक जो विचारधारा थी कि हाँ सभी समान हैं और सभी को जो है समान समझना चाहिए, वो विचारधारा समाप्त होकर के अब कौन सी विचारधारा आ गई है कि नहीं, हमारी जो विचारधारा है वही चलेगी। तो जब विवेक काया का मजबूत व्यक्ति, विचारधारा वाला व्यक्ति जब वो सत्ता में आता है, तो उसकी चित्त काया अगर उस पर हावी हो जाती है कि नहीं, जो तुम्हारे विचारधारा है इसको तो तुम्हें स्थापित करना ही पड़ेगा, अब तो तुम्हारे पास सत्ता भी है, तो अराजकतावादी विचार जो कि चित्त काया द्वारा दिया जाता है, चित्त काया भी एक काया है, चौथी काया जिसका नाम मैंने बताया था आपको, उसका अराजकतावादी विचार जब व्यक्ति पे हावी होता है तब वो जुल्म करता है, तब वो अत्याचार करता है। तो इस चैप्टर को समझना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है, अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो इस चैप्टर को समझिए, बहुत जरूरी है, ताकि आप एक सकारात्मक राजनीति कर सकें, आप ये जान सकें कि कौन सी काया आपको परेशान कर रही है, आपकी आत्मा से आप कितने दूर हैं, आप ये जान सकें, ताकि आप वो राजनीति कर सकें जो सभी के भले की हो, जो वास्तव में, जो सच्चे अर्थों में सेकुलरिज्म लेके आ सके। ऐसे नहीं कि एक धर्म के लिए तो आपके अलग व्यवहार हैं और दूसरे धर्म को आप गाली देते हैं और उसको आप सेकुलरिज्म कहते हैं। ठीक है, हिंदू ने अगर अपना वो मना लिया, दिवाली मना ली, तो तुम तो जो है बहुत पाखंडी हो, कोई त्यौहार मना लिया तुम पाखंडी हो, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति, धर्म के व्यक्ति ने कुछ अपने परंपराओं का पालन किया तो वाह क्या बात है। तो ये इस तरीके से सेकुलरिज्म बचा नहीं रहेगा। असल में जिन लोगों ने ये हरकतें की है वही लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं और यही लोग हैं जो सेकुलरिज्म के सबसे बड़े दुश्मन निकले। यही हैं सबसे बड़े बदमाश, यही हैं जिन्होंने ये भेदभाव क्रिएट किया है। जब भी हिंदू त्यौहार आएंगे तो तब बुराइयां करना शुरू, बधाइयां तो देने दूर की बात है, बधाई तो देनी ही नहीं है, बुराइयां शुरू। लेकिन दूसरे धर्म का कोई त्यौहार आए, वाह क्या बात है, आप क्या बात हो गई। इस तरह की चीजें करके इन लोगों ने, जब ये सत्ता से आज बाहर हुए हैं तो बिलबिलाए पड़े हैं। तो ये सारी चीजें जो विवेक काया से ग्रसित लोग हैं, ये उनके हिस्से आती हैं, ये उनकी वजह से आती हैं। और जो व्यक्ति किसी भी विवेक काया से, बुद्धि काया से कहीं से भी ग्रसित है, कहीं से भी बंधा हुआ है और अपने आप को नहीं देख पा रहा, जो सत्य को नहीं देख पा रहा, सत्य को नहीं समझ पा रहा, वो कभी भी सत्ता पाने लायक नहीं है। हमेशा अपने आप को संतुलन में रखना पड़ेगा, आपको अपनी चित्त काया को, अपनी विवेक काया को संतुलित रखना पड़ेगा, उसको समझाना होगा, उसे बांधना होगा कि भाई तुम्हें समझना होगा कि जैसे तुम्हारी विवेक काया है वैसे ही जो है विचार दूसरों के भी हैं, तुम्हें दूसरों का भी सम्मान करना होगा। ये सम्मान तभी आता है, ये टॉलरेंस तभी आता है जब वास्तविक ज्ञान आपको हो, और वो ज्ञान केवल और केवल सनातन धर्म से मिल सकता है, क्योंकि सनातन धर्म अपने आप में कोई धर्म ही नहीं है, ये पूरे विश्व का धर्म है, पूरे विश्व की जीवन पद्धति है। क्यों? क्योंकि ये नास्तिकों को भी स्वीकार करता है, ये उनको भी स्वीकार करता है जो दिवाली मनाते हैं, ये उनको भी स्वीकार करता है जो घर छोड़ करके हिमालय में बैठ जाते हैं, तपस्या करते हैं, ना दिवाली मनाते हैं, ना होली मनाते हैं, कुछ नहीं मनाते, उनके लिए त्योहारों का कोई मतलब ही नहीं होता। इन सबको स्वीकार करता है। आप सोचिए, इस संसार में जितनी विचारधाराएं हैं, सभी विचारधाराओं को स्वीकार करने वाली विचारधारा केवल एक है, और वो है सनातन।
तो ये संसार पहले से ही सनातन है। आइए अब आगे चलते हैं, हनुमान जी क्या कहते हैं इस विषय में जो विवेक काया है। चिरंजीवी गुरु बोले, आपकी विवेक काया मानती है कि एक व्यक्ति स्वयं कभी पूर्ण नहीं हो सकता। वह मानती है कि यदि कुछ पूर्ण है तो वह कई किरदारों से बना है। इसलिए आपके किरदार को पूर्ण करने के लिए आपकी विवेक काया अन्य किरदारों के साथ नए संबंध बनाने की चेष्टा करती है और पहले से बने संबंधों को सुधारने की चेष्टा करती है। आपके दोस्त, आपके जो मित्र हैं, उनके बीच में आपकी विचारधारा को कितना स्वीकार किया जाता है, इस आधार पर आपकी विवेक काया ये तय करती है कि इनमें से किस दोस्त के पास रहना है, किसको फेसबुक पे ब्लॉक कर देना है, किससे बात करनी बंद कर देनी है। यही करती है विवेक काया। जैसे आपकी भौतिक काया अपने आसपास की चीजों को उपभोग्य और गैर उपभोग्य मतलब यूजफुल और यूजलेस चीजों में डिवाइड करती है, ठीक उसी तरीके से आपकी जो विवेक काया है वो अन्य किरदारों को शत्रु और मित्र आदि के रूप में चिन्हित करती है, यानी उनको आइडेंटिफाई करती है कि ये मेरा दोस्त होगा, ये मेरा दुश्मन हो गया, मेरी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता तो ये दुश्मन है। ठीक है, आपकी विवेक काया कुछ किरदारों को आपके किरदार से दूर धकेलने और अन्य किरदारों को आपके किरदार के समीप लाने की इच्छा रखती है। आप समझ रहे हो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो आपके विचार से इत्तेफाक रखते हैं वो आपके पास आना, आप उसको अपने पास लाना चाहते हैं, और जो नहीं रखते हैं आप उनको अपने से दूर भेजना चाहते हैं। यदि दूरी को बदलना कठिन हो तो वह हर संभव तरीके से अन्य किरदारों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की इच्छा रखती है। मान लीजिए कि आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त नहीं भी हैं, कुछ लोग आपके कलीग्स हैं और वो आपके विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते, वो नहीं मानते कि हाँ मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए या भारत में भाजपा का शासन होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं या वो क्या कर सकते हैं? वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं, आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं कि नहीं मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। लेकिन तब क्या होगा जब आप उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकते? अगर वो आपके माँ बाप हैं, जैसे आपके पिताजी हैं, वो भाजपा के समर्थक नहीं है, वो कट्टर विरोधी हैं, और आप जो है भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, तो क्या आप अपने पिता को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगे? या क्या आपके पिता आपको अपने घर से हमेशा के लिए निकाल देंगे कि आप जो है मानते ही नहीं हो हमारी बात को, भाजपा को मान रहे हो, आप निकलो घर से? क्या ऐसा कर देंगे? नहीं कर सकते। तो जब दूरी को बदलना कठिन होता है तो क्या करते हैं ये लोग? तब विवेक काया क्या करवाती है? तब विवेक काया आपको प्रेरित करती है कि जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको कि आप अपनी जिंदगी से दूर नहीं निकाल सकते, एक काम करो कि इसके व्यवहार में परिवर्तन लाओ, इसे कुछ ऐसे तर्क दो ताकि ये अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, अपनी आपकी बात को ये मान ले। ठीक है, जैसे कई बार जो है होता है, एक घर की कहानी है, उसमें फादर जो है वो भाजपा को नहीं मानते, कट्टर विरोधी हैं, और बेटा जो है वो भाजपा को समर्थन देता है। तो पिताजी ने समझाने की बड़ी कोशिश की, जब नहीं समझ रहा था तो पिताजी ने ये बताया कि बेटा जो तुम आज नौकरी कर रहे हो, जो तुम पढ़ाई कर पाए हो ना, वो केवल कांग्रेस की वजह से है। कांग्रेस की वजह, जब जो उस समय कांग्रेस का राज था, जिस समय हम नौकरी करते थे, और उसी नौकरी के पैसों से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हुई है। तो बेटे को लज्जित करने का भी प्रयास किया गया, ये भी किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें कराई जाती हैं, तो ये जानबूझ करके आदमी नहीं करता है। बात यह है कि जो व्यक्ति एक विचारधारा को मानता है वो उसी विचारधारा में सत्य को देखता है, उसको ये लगता है कि यही विचारधारा फाइनल है और इस विचारधारा के अतिरिक्त और कोई विचारधारा हो ही नहीं सकती। इसी वजह से इस विचारधारा को लेकर के आपस में मनमुटाव चलते रहते हैं, लेकिन आप किरदार को अपने से दूर नहीं कर सकते, पिता बेटे को अपने से दूर नहीं कर सकता। इस वजह से घर में मनमुटाव ज़्यादा चलते रहते हैं इन विषयों को लेकर के। तो ये स्थिति ज़्यादा गंभीर होती है, बजाय इसके कि आपने अपने पुराने दोस्त को ब्लॉक कर दिया, आप तो मुक्त हो गए उसको ब्लॉक करके, लेकिन पिता को या माता को या बहन को या भाई को कैसे ब्लॉक करोगे जिसकी विचारधारा अलग है? तो इस केस में आपकी विवेक काया अपने आपके आसपास के किरदारों को जो आपसे जुड़े हुए हैं उनको बदलने की कोशिश करती है, उन्हें तरह तरह के तर्क देने की कोशिश करती है, और तर्क देने का काम बुद्धि करती है। तो बुद्धि काया, विवेक काया, आपकी सभी कायाएं मिलकर के कैसा खेल खेलती हैं ये आपको धीरे धीरे अब समझ में आ रहा होगा और आने लगेगा। इस चैप्टर के खत्म होते होते आप अपनी सारी की सारी कायाओं के खेल को, मानसिक कायाओं के खेल को समझ जाएंगे, और उसके बाद आपको काफ़ी राहत महसूस होगी, क्योंकि आप सत्य जान चुके होंगे कि किस तरीके से ये कायाएं काम कराती हैं। बस एक काम आपको करना होगा कि जब भी आप किसी विशेष काम को करें, जब भी आपको किसी विशेष काम को करने की प्रेरणा मिले, तो ये पहचानने की कोशिश जरूर करें कि मेरी कौन सी काया या कौन कौन सी कायाओं ने कौन कौन से निर्णय लेने में इस समय मेरी मदद की थी, पीछे से कौन सी काया काम कर रही थी जब मैं ऐसे निर्णय ले रहा था। ठीक है, तो अब आगे हनुमान जी कहते हैं, आपकी विवेक काया यह सब करने की चेष्टा कैसे करती है, किस तरीके से यह काम करती है? तो हनुमान जी ने कहा कि यह अन्य वस्तुओं, अन्य किरदारों के साथ विचार, वस्तुएं और समय साझा करके दूसरों को समय देते हैं। आप उन्हें समझाते हैं, घर बुलाते हैं, आओ यार थोड़ा चाय पानी पीते हैं, चाय पानी पीते पीते अपनी विचारधारा सामने रखते हैं। ठीक है, अपनी वस्तुएं उनको देते हैं, गिफ्ट देते हैं, अपने विचार सामने रखते हैं। इस तरह से विवेक काया काम करती है। जब विवेक काया विचार सामने रख करके किसी सामने वाले को बदलने की कोशिश करती है तो विवेक काया होती है। जब आप किसी को, सामने वाले को बदलने का प्रयास करते हैं अपनी विचारधारा से, उसको कुछ तथ्य देते हैं, कुछ फैक्ट देना चाहते हैं ताकि वो अपनी विचारधारा को बदले, तो इस समय आपकी विवेक काया काम कर रही होती है। ठीक है,
अब क्या हुआ, इसी समय उर्वा खड़ा हुआ। उर्वा क्या है, जो आने वाला समय है उसमें मातंग जो समुदाय है उसका मुखिया बनेगा। तो उसने क्या कहा, उसने बोला मैं अपने कबीले में कुछ परिवर्तन लाने की इच्छा रखता हूं। उर्वा ने सत्तावादी स्वर में कुछ ऐसा कहा कि अन्य मातंगों को आश्चर्य हुआ। जब मैं मुखिया बन जाऊंगा तो मैं इस इच्छा को पूरा करने के लिए काम करना शुरू करूंगा। क्या यह मेरी आत्मा की इच्छा है या मैं केवल अपनी विवेक काया की इच्छा की अनुकृति कर रहा हूं? आ गई ना वही बात जो मैं अभी कह रहा था। उर्वा कह रहा है कि मैं अपने कबीले में कुछ परिवर्तन लाने की चेष्टा करता हूं। आज के समय की घटनाओं को मैं इसलिए आपके साथ जोड़ता हूं इन चीजों को बताते समय, क्योंकि बिना इन चीजों को अनुभव किए आप इनकी सत्यता को परख नहीं पाएंगे। आप देखिए, अभी हम वही बात कर रहे थे और अगले पैराग्राफ में यही चीज है। उर्वा कह रहा है कि मैं अपने कबीले में कुछ ऐसे परिवर्तन लाना चाहता हूं जो हो सकता है सभी को अच्छे ना लगें। जब मैं मुखिया बन जाऊंगा तो ये सब करूंगा, उसके लिए प्रयास करूंगा। तो इस चीज को सुन करके मातंगों को आश्चर्य हुआ। लेकिन ये प्रश्न उर्वा के लिए पूछना जरूरी था, क्योंकि इस समय विवेक काया को वो समझने की कोशिश कर रहा है। तो हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने कहा, आपका परिवार, आपकी मित्र मंडली, आपका समुदाय, आपकी जनजाति, आपका गांव, आपका नगर जहां आप रहते हो, आपका वर्ग, चाहे वो अमीर वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, आपकी जाति, आपका राज्य, ये सब आपकी विवेक काया द्वारा खींची गई सीमा रेखाएं हैं। आई रिपीट, हनुमान जी ने कहा, परिवार, मित्र मंडली, समुदाय, जनजाति, गांव, नगर, वर्ग, जाति, राज्य आदि आपकी विवेक काया द्वारा खींची गई सीमा रेखाएं हैं। यानी ये बाउंड्रीज विवेक काया बनाती है। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि हनुमान जी ये कहना चाह रहे हैं कि किसी देश का विचार जो आता है कि हमें एक नया देश बनाना है, कई बार अलगाववादी तत्व क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हमें हमारा अलग देश दे दो, हमारी अलग पहचान है, हमें अलग देश दे दो। ठीक है, जैसे पाकिस्तान मांगा गया था। तो होता क्या है कि एक विचारधारा के कारण, विवेक काया के कारण दिमाग में ये बात आती है कि हमारी एक अलग पहचान है और इस पहचान के लोगों को एक साथ रहना चाहिए। जब इस पहचान के लोगों को एक साथ रहना चाहिए, जब ये विचारधारा आती है तो ये विवेक काया काम करती है। क्यों? क्योंकि विवेक काया यही कराती है कि वो लोग जो मेरी विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं वो मेरे साथ रहें, और वो लोग जो मेरे विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते वो मुझसे दूर चले जाएं। तो जब इस तरह की विचारधारा सामने आती है तब ये समस्या खड़ी होती है, और तभी देशों के विभाजन होते हैं, तभी देशों की सीमा रेखाएं बदली जाती हैं, उसके प्रयास किए जाते हैं बदलने के, आतंकवादी उग्रवादी आंदोलन शुरू होते हैं। जैसे भारत में भी आप बहुत से आंदोलन देखते होंगे जिसमें एक अलग देश की मांग करने की बात अभी भी की जाती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि भारत के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। उनके सपने हालांकि कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन ये उनकी विवेक काया जो बात करती है, और साथ में जब वो अपने सपने पूरा होते नहीं देखती तो जिद पे उतर आती है, अराजकता पे उतर आती है। ये सब मानसिक काया के खेल होते हैं। इसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि बिना इसको समझे अगर आप राजनीतिक स्तर पर बातों को समझना चाहते हैं तो समझ नहीं पाएंगे। अगर आप खुद एक राजनीतिज्ञ हैं तो एक अच्छी राजनीति कभी कर नहीं पाएंगे अगर आपने इस चैप्टर को नहीं समझा है तो। इसलिए ध्यान से सुनिए, खास करके अगर आप एक राजनेता हैं, अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो आपके लिए चैप्टर सुनना, इसे समझना बहुत जरूरी है, और खास करके विवेक काया को सुनना और विवेक काया को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं हनुमान जी। इन रेखाओं से अन्य किरदारों की अपने आपके किरदार से दूरी का अनुमान लगता है। उदाहरण के लिए, विवेक काया की दृष्टि में आपके परिजन और मित्र आपके समुदाय के जनों की तुलना में आपके अधिक समीप हैं। सामान्य तौर पर आप किरदारों को इन सीमा रेखाओं से केवल इसलिए बाहर नहीं धकेल सकते कि वे आपकी विवेक काया की दृष्टि में आदर्श व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यानी आप उनको निकाल नहीं सकते जो आपके समुदाय, आपके परिवार में लोग हैं। ठीक है, जैसे दूसरों को तो निकाल दिया, अपने लिए अलग देश मांग लिया कि नहीं, ये सब जो दूसरे लोग हैं ना वो हमारे जैसे नहीं है, हम जो है जो हमारे जैसे हम उनको साथ लेके जाएंगे। अब आप अपने जैसे लोगों को अपने साथ ले तो गए, लेकिन अपने जैसे लोगों को अपने साथ ले जाने के बाद क्या होगा? अगर उसमें कोई व्यक्ति ऐसा है जो विद्रोह कर बैठे, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी विचारधारा थोड़ी अलग हो, आपकी जो विचारधारा है उससे थोड़ी अलग जा रही हो, तो आप उसे निकाल तो सकते नहीं। तो आप क्या करते हैं कि उदाहरण के लिए आप अपने परिवार के किसी सदस्य को केवल इसलिए अपने परिवार से बाहर नहीं कर सकते कि वह आपकी विवेक काया की दृष्टि में जैसा एक परिजन होना चाहिए वैसा नहीं है। जब वही जो एग्जाम्पल मैंने दिया पिता और बेटे का, कि पिता जो है भाजपा के समर्थक नहीं है, कट्टर विरोधी हैं, और बेटा जो है भाजपा का समर्थक है, तो ये मैंने अभी आपको उदाहरण दिया हुआ है। तो उस केस में पिता और बेटा एक दूसरे को जो है एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, इस बात की वजह से निकाल नहीं सकते। तो उस केस में क्या करते हैं, जब आपकी विवेक काया मानती है कि अन्य किरदार उनके पूर्ण की अवधारणा में सही नहीं बैठते, यानी उनकी बात को नहीं मान रहे या उनकी विचारधारा को नहीं मान रहे, तो वह उनके आचरण और व्यवहार को बदलने की इच्छा करती है। यदि आप सत्ता में हैं तो आप नियम बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये पॉलिटिशियंस के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप सत्ता में हैं तो नियम बनाते हैं। यदि आपके पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है तो आप चिल्लाते हैं और अन्य किरदारों के बारे में अपनी राय दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कई बार आपने रवीश कुमार या जो दूसरे पत्रकार हैं जो एंटी बीजेपी होते हैं, उनका एक अलग खेमा है। ये निष्पक्ष पत्रकार नहीं है कोई भी, आज की डेट में कोई नहीं है निष्पक्ष। तो ये क्या करते हैं, जब इनको गुस्सा आता है ये चिल्ला चिल्ला करके
मेरा प्रधानमंत्री चोर है, मेरा प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। इस तरह की चिल्लाने की बातें वो करते हैं। ये विवेक काया की स्ट्रेंथ है। ये विवेक काया जब देखती है कि उसके पास सत्ता नहीं है, तो वो नियम नहीं बना सकती, तो वो क्या करती है, तो वो चिल्लाती है, वो चिल्लाने को प्रेरणा देती है। आप देखिए कितनी अच्छी बात हनुमान जी ने यहाँ पर समझाई है, इसको समझना कितना जरूरी है। और अन्य किरदारों के बारे में अपनी राय दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हाँ, उर्वा, आपके कबीले के कामकाज में परिवर्तन लाने की आपकी इच्छा, हनुमान जी कहते हैं कि आपके कबीले में आप जो परिवर्तन लाने की इच्छा रखते हो उर्वा, ये निश्चित रूप से आपकी विवेक काया की ही इच्छा है। मानवीय रिश्तों को बहुत अधिक महत्व देने वाली उर्मी को विवेक काया के बारे में यह जानकर विचित्र सा लगा। वह बोली, देव, मेरे परिजन और मित्रगण मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं और भावनाओं में जोड़ घटाने का गणित तो होता ही नहीं है, परंतु विवेक काया द्वारा रिश्ते बनाने की इच्छा तो पूरी तरह गणित पर आधारित लगती है। विवेक काया तो पूर्ण को, यानी कि जो कंप्लीटनेस है, उसको शतरंज की फलक की तरह मानती है और अन्य किरदारों को प्यादे मानती है जो मुख्य किरदार से आदर्श दूरी पर स्थित होने चाहिए। भावनाएं अंश द्वारा पूर्ण होने के प्रयास का उपोत्पाद हैं, यानी उसका बाई प्रोडक्ट हैं, और अंश को पूर्ण करने का प्रयास सभी कायाएं करती हैं, केवल विवेक काया नहीं करती। इसलिए भावनाएं सभी कायाएं उत्पन्न करती हैं, ऐसा हनुमान जी ने कहा। उर्मी की बात को और हनुमान जी की बात को अलग अलग करके मैं एक बार फिर बता देता हूं। उर्मी ने पहली वाली बात बोली थी कि यह शतरंज के फलक की तरह है जो विवेक काया है, और हनुमान जी ने जो उत्तर दिया था वो ये था। हनुमान जी ने कहा, भावनाएं अंश द्वारा पूर्ण होने के प्रयास का बाई प्रोडक्ट हैं और अंश को पूर्ण करने का प्रयास सभी कायाएं करती हैं, चाहे वो विवेक काया हो चाहे बुद्धि काया हो, सभी को पूर्ण होना है। केवल विवेक काया ऐसा प्रयास अकेले करती है, ऐसा नहीं है। इसलिए भावनाएं सभी कायाएं उत्पन्न करती हैं, हनुमान जी ने बताया। शतरंज फलक, ओह! ये उर्वा ने उर्मी की ओर कृतज्ञता पूर्वक देखते हुए कहा, इसी उदाहरण की मुझे खोज थी, धन्यवाद उर्मी। विवेक काया की पूर्ण के बारे में अवधारणा शतरंज की फलक की तरह ही तो है, ये उर्वा बोला। हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने इस उदाहरण, अब उर्मी बोली, उर्वा ने क्वेश्चन किया, बताया कि ये तो शतरंज के फलक की तरह ही है विवेक काया। तो हनुमान जी ने उसके बाद आंखें बंद कर ली और उर्मी ने बोला, उर्मी ने उसको फटकारा। उसने बोला कि मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया है, इसका एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ये पॉजिटिव वे में नहीं दिया, ये एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में दिया है मैंने इसका एग्जाम्पल। ये उर्मी ने बोला कि ये एग्जाम्पल मैंने आपको नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में दिया है। उर्मी ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, प्रियजन कोई शतरंज के प्यादे नहीं है जिनके साथ खेला जा सके। उर्वा बोला, उर्मी, इसके बारे में अपने पूर्वाग्रहों से बाहर आकर के सोचो। विवेक काया की पूर्ण की अवधारणा एक फलक की तरह ही तो होती है। चलो उसको विवेक फलक नाम दे देते हैं। जैसे शतरंज के फलक पर स्क्वायर्स होते हैं जिसमें प्यादे रखे जाते हैं, वैसे ही विवेक फलक सकेंद्र वृत्त होते हैं। इसमें सकेंद्र यानी कि एक ही सेंटर वाले कई सर्किल होते हैं। उन सभी वृत्तों का एक ही केंद्र होता है जहां मुख्य किरदार होता है। एक वृत्त में जीवन साथी होता है, एक वृत्त में परिवार होता है, एक वृत्त में मित्र होते हैं, एक वृत्त में समुदाय होता है। विवेक काया का मानना है कि एक बार इन सभी वृत्तों में आदर्श किरदार यानी आइडियल लोग आ जाएं जो उसकी विचारधारा से इत्तेफाक रखते हो, तो वो पूर्ण हो जाएगा, ऐसी विवेक काया सोचती है। बिल्कुल सही बताया। आदर्श रिश्ते बनाने और बने हुए रिश्तों को सुधारने अथवा समाप्त करने से संबंधित सभी इच्छाएं विवेक काया की इसी मान्यता के कारण पैदा होती हैं। जब ये इच्छाएं पूर्ति की दिशा में बढ़ती हैं तो हम सकारात्मक भावनाओं को अनुभव करते हैं, अन्यथा हम नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करते हैं। आप माने या न माने, जहां तक रिश्तों की बात है, हम सब एक दूसरे के विवेक फलक पर रखे प्यादे मात्र हैं। ये उर्वा ने बोला। किसको समझाया? उर्मी को। उर्मी बोली, अपनी भावनाओं को दरकिनार करके आपको जो तुच्छ रस मिलता है आप उसका आनंद लो। आपकी छवि एक मस्त मौला की बन गई है और आप उस छवि में फंस गए हो। उसी छवि के कारण आज भावनाओं का आप उपहास कर रहे हो। उर्वा बोला, मुझे उस छवि में फंसे होने का बोध है, परंतु मैं विवेक फलक के उदाहरण का प्रयोग भावनाओं को छोटा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं। उसने उर्मी के कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की कि तुम मुझे गलत मत समझो, आप मेरे कथन को मिथ्या रूप में ग्रहण कर रही हो। उर्मी ने शांत स्वर में कहा, नहीं उर्वा, मैंने तो हनुमान जी से विवेक काया को अच्छी तरह से समझने के लिए प्रश्न किया। यह आप ही यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो कि रिश्ते शतरंज के प्यादों की तरह होते हैं। नहीं उर्मी, शतरंज के प्यादों को भूल जाओ, शतरंज के खेल को भी भूल जाओ। शतरंज के फलक को आधार बनाकर मैं एक विवेक फलक की कल्पना कर रहा हूं। मैं शतरंज के फलक की बात ही नहीं कर रहा, मैं विवेक फलक की बात कर रहा हूं। उर्वा ने स्पष्ट किया, मैंने केवल यह कल्पना करने की चेष्टा की है कि विवेक काया की पूर्णता की अवधारणा क्या है। भौतिक काया और बुद्धि काया के विपरीत विवेक काया का मानना है कि व्यक्ति यदि स्वयं पूर्ण नहीं हो सकता, उसे पूर्ण होने के लिए अन्य व्यक्तियों से रिश्ते बनाने पड़ते हैं। निश्चित रूप से विवेक काया की दृष्टि में पूर्ण जो भी है वह कई किरदारों से बना है।
उस कई किरदारों से बनी इकाई की तुलना में एक फलक से कर रहा हूं, एक ऐसा फलक जिसके ऊपर मेरे जीवन के सभी किरदार स्थित हैं। हनुमान जी ने वार्ता में वापसी की। यही कारण है कि मन और आत्मा के रहस्यों को समझते समय जो एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जो आपने एग्जाम्पल्स इस्तेमाल किए हैं, उनका उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। यहाँ पे बताया क्योंकि कंफ्यूजन उर्वा और मुर्मी के बीच में क्रिएट हो रही थी, इसीलिए हनुमान जी ने कहा कि इन एग्जाम्पल्स का यूज या फिर इनका कॉन्टेक्स्ट का यूज आप बड़ी सावधानी से आपको करना चाहिए। आप इसके तकनीकी विवरणों से यानी टेक्निकल कॉम्प्लिकेसी से भटक मत जाइए। जैसे ही कोई सादृश्य यानी कोई एग्जाम्पल आपको सत्य से दूर खींचना शुरू कर दे, वैसे ही उस एग्जाम्पल को आप छोड़ दें। यहां पे हनुमान जी ने अपनी राय दी। उर्वा, मैं समझ सकता हूं कि आप शतरंज फलक के सादृश्य का उपयोग किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो, किस संदर्भ में कर रहे हो। आप इसका उपयोग तब तक कर सकते हैं जब तक आपको यह स्पष्ट है कि विवेक काया शतरंज नहीं खेल रही। आप शतरंज के फलक की तरह इसे देख सकते हो। हनुमान जी ने उसको समझाने की कोशिश की कि तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो कि शतरंज के फलक की तरह है, लेकिन जब तक आप ये जान रहे हो कि आप शतरंज नहीं खेल रहे हो यानी चालबाजियां नहीं कर रहे हो, तब तक इसको शतरंज की तरह लेने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तब शुरू होती है जब आप शतरंज खेलना शुरू कर देते हो। ठीक है, यह तो विवेक फलक के विभिन्न वृत्तों को भरने के लिए आदर्श टुकड़े खोजने का प्रयास कर रही है। और उर्मी, मैं आपके दृष्टिकोण को भी समझ रहा हूं। विवेक और बुद्धि में अंतर करने में बड़े बड़े बुद्धिमान मात खा जाते हैं। बुद्धि और विवेक प्रायः एक दूसरे पर सत्ता करने की चेष्टा करते हैं। अब यहां पर बुद्धि और विवेक का कनेक्शन बताया जा रहा है। कवि विवेक को हृदय कहते हैं, जो पोएट होते हैं वो विवेक को हृदय कहते हैं, और बुद्धिमान जन विवेक को बुद्धि समझते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं कि ये विवेक ही हमारी बुद्धि है। विवेक को ठीक से समझने में त्रुटि होती है क्योंकि समझने का कार्य कौन करता है? बुद्धि करती है। आई रिपीट, विवेक को समझने में लोग गलती कर जाते हैं क्योंकि विवेक को समझने का जो है काम बुद्धि करती है। ठीक है, आपकी बात सही, क्योंकि समझने का काम बुद्धि करती है और बुद्धि प्रायः विवेक को ठीक से नहीं समझती। इसीलिए कई लोग ये मानते हैं कि बुद्धि और विवेक एक ही चीज़ है। लोग इसमें अंतर नहीं कर पाते कि बुद्धि और विवेक अलग अलग चीज़ें हैं। ये हनुमान जी ने अपनी इस पुस्तक में इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की है। अदरवाइज लोग पकड़ नहीं पाते हैं कि बुद्धि और विवेक एक नहीं है, वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हनुमान जी समाज बता रहे हैं कि समझने का कार्य बुद्धि करती है और बुद्धि प्रायः विवेक को ठीक से नहीं समझती है। आपकी बात सही है कि विवेक जोड़ घटा अथवा हानि लाभ देखकर रिश्ते नहीं बनाता। जो रिश्ते व्यावसायिक होते हैं उनको बनाने के पीछे बुद्धि की इच्छा होती है। अब जरा सोचिए, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं हनुमान जी कि अगर विवेक काया निस्वार्थी होती है तो आपको ये लग सकता है कि फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस के लिए, कुछ फायदे के लिए दूसरों से रिलेशन बना लेते हैं। तो क्या ये विवेक काया रिलेशन बनाती है? अगर आप अपने बिजनेस के लिए रिलेशन बनाते हैं कि अपने दोस्तों से, किसी नए व्यक्ति से जिसको आप जानते तक नहीं है, उसके घर आना जाना शुरू कर दिया है, पार्टियां शुरू हो गई हैं, ये क्यों करते हैं? क्या विवेक काया करवा रही है? द आंसर इज नो। ये काम विवेक काया नहीं करवा रही है, ये काम बुद्धि काया करवा रही है। क्यों? क्योंकि भविष्य में जो लाभ का विचार है वो व्यापार के अंदर देखा जाता है। तो भविष्य के लाभ के विचार को देख करके यदि आपने किसी से मित्रता की है तो वो मित्रता आपकी बुद्धि काया ने की है, आपकी विवेक काया ने नहीं की है। इसीलिए बुद्धि और विवेक को समझते समय इस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिए। ये जो व्यवसायी यानी कि बिजनेसमैन वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखिए। जो रिश्ते व्यावसायिक होते हैं उनको बनाने के पीछे बुद्धि की इच्छा होती है, विवेक की नहीं। बुद्धि भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है, विवेक वर्तमान में ही किसी के साथ जुड़ना चाहता है। कई बार रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको बनाने के पीछे बुद्धि और विवेक दोनों की संयुक्त इच्छा होती है, परंतु संयुक्त इच्छा होते हुए भी ये दोनों आपस में लड़कर बार बार इस बारे में संदेह पैदा करते हैं कि रिश्ता सही है या नहीं है। विवेक की इच्छाएं सदा निस्वार्थ होती हैं क्योंकि आपके किरदार को पूर्ण करने का उसका दृष्टिकोण व्यक्तिवादी नहीं अपितु सामूहिक होता है। दूसरी ओर बुद्धि के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के कारण उसकी इच्छाओं में सदा स्वार्थ का गणित होता है। कई बार बुद्धि और विवेक एक ही इच्छा करते हैं परंतु विपरीत कारणों से। मित्रता का संबंध ही ले लो, आप दो कारणों से किसी के साथ मित्रता करने की इच्छा कर सकते हो। एक तो अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। आपकी बुद्धि मित्रता को एक लेन देन के संबंध के रूप में देखती है जिसमें आप आशा करते हैं कि भविष्य में कोई आवश्यकता पड़ने पर मित्र आपकी सहायता करेगा। दूसरा इसलिए कि आप उस व्यक्ति के साथ एक निस्वार्थ लगाव महसूस करते हैं। आपकी विवेक काया उस व्यक्ति को अपने समीप लाने की इच्छा रखती है। इसी बीच में उर्मी बोल पड़ी, बिल्कुल देव, यही तो मैं कह रही हूं कि रिश्ते निस्वार्थ होते हैं। कुछ रिश्तों में तो हम जीवन का भी बलिदान कर सकते हैं, जैसे कि माता पिता के साथ संतान का रिश्ता। हनुमान जी ने इसका उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा,
दूसरे किरदारों के लिए अपनी आवश्यकताओं का त्याग करने की इच्छा तब अंकुरित हो सकती है जब आपकी विवेक काया अन्य किरदारों को अपने से अधिक महत्वपूर्ण भाग मानती है। यानी आप तो पूर्ण तब होंगे जब ढेर सारे किरदार आपके पास होंगे, लेकिन अपने से भी ज्यादा आप किसी किरदार को महत्वपूर्ण मानने लगे। जैसे आप एक फिलोसोफर हैं और आप एक ऐसी फिलॉसफी को लेकर चल रहे हैं जिसकी वजह से एक ऐसी सेना खड़ी हो गई है जिसमें एक बड़ा अच्छा सेनापति है। आपको लगता है कि या तो आपकी जान बच सकती है या उस सेनापति की जान बच सकती है, क्योंकि आपकी विचारधारा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका आपके बाद भी जिंदा रहना जरूरी होता है, विवेक काया यही करवाती है। आपके बाद भी उस विचारधारा का जीवित रहना आपके लिए बहुत जरूरी महसूस होता है, तो आप क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि नहीं मेरी जान चली जाए, ये बच जाए। तो ये सब तब होता है जब आप किसी एक किरदार को अपने आप से ज्यादा महत्व देने लगते हैं विवेक काया के अंतर्गत। तब ये चीज होती है कि अपनों के लिए जान देने की बात आ जाती है। भाग किसका किसका भाग? भाग आपकी पूर्ण की अवधारणा का। जो किरदार है वो भाग है आपका, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, वो अंश है। वो पूर्ण की अवधारणा का विचार है, केवल पूर्ण की अवधारणा है, वो पूर्ण नहीं है। गलतफहमी है ये कि वो पूर्ण है। अगर आप ऐसा कर दोगे तो पूर्ण हो जाओगे, गलतफहमी है। आपकी अपनी पूर्ण की अवधारणा का पूर्ण का नहीं है ये। जो असल में पूर्ण है उस परमात्मा के लिए तो सब समान है, परंतु विवेक काया के पूर्ण की अवधारणा में कोई अधिक महत्वपूर्ण है तो कोई कम महत्वपूर्ण है। देव, विवेक काया अन्य किरदारों का मूल्य कैसे निर्धारित करती है? तर्क के आधार पर या विशुद्ध रूप से सहज भावना के आधार पर? उर्वा ने पूछा। तो विवेक काया तर्क के आधार पर रिश्ते बनाती है कि सहज भावना के आधार पर? ये तो उसका उत्तर तो आप भी अब समझ गए होंगे। हनुमान जी ने कहा विशुद्ध रूप से एक सहज भावना के आधार पर विवेक काया रिश्ते बनाती है। अगर जहां पे सहज भावना नहीं है, जहां पे लाभ हानि का विचार है, वो बुद्धि का काम है, वो बुद्धि करेगी। जब आपकी विवेक काया किसी किरदार के संपर्क में आती है तो वह अनायास और अनजाने में अपना उसका स्थान निर्धारित कर देती है। वह निर्धारित करती है कि कोई किरदार उसके समीप आना चाहिए, दूर जाना चाहिए, या जहां है वहीं रहना चाहिए। उसी निर्धारण से रुचि या अरुचि की भावना जन्म लेती है। ठीक है। यदि विवेक काया से यह प्रश्न किया जाए कि वह किसी व्यक्ति में रुचि या अरुचि क्यों ले रही है, तो वह अपनी भावना को तर्क का समर्थन नहीं दे सकती। विवेक काया को तर्क करना नहीं आता। तर्क के लिए उसे बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है। बुद्धि काया ही तर्क कर सकती है, क्योंकि तर्क के लिए कल्पना और स्मृति की आवश्यकता होती है जो बुद्धि काया के पास होती है। यही कारण है कि हम बुद्धि और विवेक को एक ही मान लेते हैं। यहां पे गलतफहमी क्यों होती है बता रहे हैं हनुमान जी। या विवेक को सही तरह से नहीं समझ पाते। बुद्धि काया और विवेक काया दो अलग अलग मानसिक कायाएं हैं। विवेक काया केवल अनुभव करती है, वह स्वयं संवाद भी नहीं कर सकती, क्योंकि भाषा ज्ञान भी बुद्धि के पास होता है। भाषा के प्रयोग के लिए स्मृति में संग्रहित शब्द भंडार की आवश्यकता होती है और वाक्य बनाने के लिए कल्पना की। अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना दोनों बुद्धि काया के पास हैं, और बुद्धि काया विवेक काया द्वारा उत्पन्न भावनाओं को प्रकट करने अथवा उनके पीछे तर्क ढूंढने का कार्य कितने बुरी तरीके से करती है ये तो आप सब जानते ही हैं। उर्वा ने आह भरी। बहुत बुरा काम वास्तव में, उर्मी ने सहमति प्रकट की। जब रिश्तों की बात आती है तो भौतिक काया भी बुद्धि काया से अच्छा संवाद कर लेती है। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आंसू अक्षरों से बेहतर हैं और चेहरा पृष्ठ से बेहतर है। उर्वा ने कहा भौतिक काया संवाद नहीं कर सकती। आंसू तथा चेहरे के भावों द्वारा वह विवेक काया की भावनाओं को अपने ढंग से प्रदर्शित करती है। वह अन्य किरदारों के साथ वस्तुएं साझा करके तथा उनके लिए कुछ करके भी विवेक काया की भावनाओं को प्रदर्शित करती है। ठीक है। उर्वा के मन में एक विचार आया जो उसने प्रकट नहीं किया। मेरी विवेक काया उर्मी को संसार के किसी अन्य किरदार से अधिक महत्व देती है। इन अंतरंग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरी विवेक काया भौतिक काया की सहायता लेना चाहती है। इसीलिए उर्मी के साथ एक होने की मेरी इच्छा विशुद्ध रूप से भौतिक नहीं है। इस इच्छा को मेरी विवेक काया का समर्थन भी प्राप्त है। तो अब आप समझ गए होंगे कि केवल एक काया एक इच्छा के पीछे नहीं होती। यहाँ पे उर्वा ने अपनी बात स्पष्ट कर दी कि उर्मी के साथ उसका जो विवाह होने वाला है, उसको जो अपना मानता है, उसे अपना बनाना चाहता है, उसके द्वारा अपनी संतान इस संसार में लाना चाहता है, वो केवल उसकी भौतिक काया की नहीं बल्कि विवेक काया की भी सम्मिलित इच्छा है। ठीक है। चिरंजीवी हनुमान जी ने कहा जब प्रभु श्री राम अयोध्या से अपने राज्य पर शासन कर रहे थे तब अधिकांश नागरिक उनसे प्रेम करते थे और उनके निर्णयों का समर्थन करते थे। भले ही वे सबसे आदर्श राजा थे, उनके भी आलोचक थे। उनके प्रबल समर्थक आलोचकों से तर्क करके उन्हें समझाने और मनाने का प्रयास करते थे, परंतु कोई लाभ नहीं होता था। कुछ समर्थक तो आलोचकों को दुष्ट भी घोषित कर चुके थे। इससे पहले कि उन दो समूहों के बीच घृणा का बीज अंकुरित होता, प्रभु राम ने संतों से आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि वे विवेक काया के बारे में ज्ञान का प्रसार करें।
ज्ञान प्राप्ति के पश्चात समर्थकों को समझ में आ गया कि प्रभु राम जैसे आदर्श और विराट व्यक्तित्व से द्वेष करना भी मानवीय स्वभाव के विरुद्ध नहीं है। यानी भगवान राम से यदि कोई द्वेष रखता है तो ये भी मानवीय स्वभाव के विरुद्ध नहीं है, ये विवेक काया की वजह से होता है। भले ही आपका कबीला कुछ ही जनों का समूह है, परंतु उनमें से भी कुछ जन आपको द्वेष करते हैं। उर्वा, आप उनसे कैसे निपटेंगे? उर्वा ने कहा, कोई बात नहीं देव, पूर्ण के बारे में उनकी अपनी अवधारणा है। उनके विवेक फलक पर जनजाति के मुखिया की जगह चिन्हित है। उनका मानना है कि मैं उस जगह को भरने के योग्य नहीं हूं। यही कारण है कि वे मुझसे द्वेष करते हैं। इसमें कुछ अनुचित नहीं है, अपितु मैं तो उनसे सहमत हूं। मेरी विवेक काया को भी लगता है कि मेरा किरदार उस जगह को भरने के योग्य नहीं है। मैं अपने आप से द्वेष करता हूं। मैं कई बार स्वयं सोचता हूं कि देवताओं ने मुझ में आखिर क्या देखा कि इस महान जनजाति का नेतृत्व करने के लिए मुझे चुन लिया। मैं तो केवल एक सामान्य व्यक्ति हूं, ऐसा उर्वा ने कहा। हनुमान जी ने कहा, यह तो असामान्य है। सामान्य तौर पर लोग अपने आप को दूसरों की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके परिवार और समुदाय में उनका बेहतर स्थान होना चाहिए। वे अपने स्थान को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उर्मी, आप कोई प्रश्न करना चाहती हैं? उर्मी को देख करके उन्होंने बोला, यह उर्वा के प्रश्न का उत्तर दिया हनुमान जी ने, और उसके बाद उर्मी से पूछा कि आप कुछ पूछना चाहती हैं क्या? तो उर्मी ने बोला, हाँ देव। उर्मी ने कहा, जो जन मुझसे अभी द्वेष करते हैं, क्या वे सदा मुझसे द्वेष करेंगे? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि उनका विवेक मुझसे प्रेम करने लगे, राग करने लगे? राग यानी प्रेम, एक जुड़ जाए उनसे। हनुमान जी ने सुझाव दिया, अपने बारे में अधिक जानकारी साझा करिए, स्वयं को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की चेष्टा करें। यदि आपने सही ढंग से स्वयं को उनके सामने प्रकट कर दिया है और उसके पश्चात भी वे आपसे द्वेष करते हैं, तो आप केवल यह आशा कर सकते हैं कि उनके पूर्ण की अवधारणा कभी बदलेगी और उस अवधारणा में आपका स्थान बेहतर हो जाएगा। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बुद्धि और विवेक दो अलग अलग कायाएं हैं। यदि उनकी विवेक काया आपसे द्वेष करती है तो उनकी बुद्धि काया से तर्क करने का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, यदि आप उन्हें यह समझाना चाहते हैं कि आप उनके लिए उपयोगी हैं, तो आप उनकी बुद्धि काया के साथ संवाद कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि काया की रुचि केवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अन्य किरदारों का उपयोग करने में है। दूसरी ओर विवेक काया निस्वार्थ संबंध बनाना चाहती है। आई होप कि अगर आपको दिक्कत हो रही हो समझने में, क्योंकि ये समझाने लायक इसमें अभी कुछ बचा नहीं है, जो समझाना था उस में बता चुका हूं, तो अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही हो तो दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। आपके व्यक्तित्व का पूरा चित्र पाने के पश्चात भी यदि वे आपसे राग नहीं करते तो उनके साथ बहस करने का कोई अर्थ नहीं है। उन्हें आपके बारे में नकारात्मक राय के साथ जीने दें। विवेक काया जो अनुभव करती है वह करती है, निस्वार्थ भावनाओं के पीछे कोई तर्क नहीं होता। इसमें मनुष्यों की राजाओं, रानियों, प्रसिद्ध जनों और काल्पनिक किरदारों के प्रति राग द्वेष भी शामिल हैं। बहस करने और राय बदलने का प्रयास करने का कोई अर्थ नहीं है। अधिक से अधिक आप यही कर सकते हैं कि जिस भी किरदार से वे द्वेष करते हैं उनके बारे में आप उनकी जानकारियां बढ़ाएं। जैसे अगर कोई राम से द्वेष करता है तो आप जानकारियां बढ़ाने की कोशिश कीजिए रामचंद्र जी के बारे में, और उसका एक बेहतर चित्र प्रस्तुत करने की चेष्टा करें, यानी राम जी का एक बेहतर चित्र प्रस्तुत करने की चेष्टा करें जो उनके जीवन का आदर्श था। इस संसार में, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में आधे से अधिक मानवीय शोरगुल बुद्धि और विवेक के बीच रस्साकस्सी के कारण है। आपकी विवेक काया किसी से सहज रूप से राग या द्वेष करती है और बुद्धि उस राग और द्वेष का विश्लेषण करने में लग जाती है। आपकी विवेक काया को बुद्धि का समर्थन मिलता है, ऐसा यहां बताया गया है। आपकी विवेक काया पहले तय करती है कि कौन आपके आसपास होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। फिर जब आपसे पूछा जाता है कि क्यों भाई इसको क्यों नहीं होना चाहिए, तो बुद्धि अपना काम शुरू करती है, तर्क वितर्क करती है। तो बुद्धि और विवेक मिल करके ये सारा उधम मचाते हैं। उर्वा ने अपनी मंगेतर उर्मी के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। हर किसी को संतुष्ट करना संभव नहीं है। आवश्यक नहीं कि हर कोई हमसे राग करे। इस सत्य को स्वीकार कर लेने में ही सुख है। सच कहा, उर्मी ने सहमति जताई और बोली, और यह भी आवश्यक नहीं है कि जो जन आज मुझसे राग करते हैं वे कल भी मुझसे राग करेंगे। जिन कारकों पर राग द्वेष निर्भर करता है वे लगातार बदल रहे हैं। अगर कोई मुझसे आज प्रेम करता है तो हो सकता है कल नफरत करे, क्योंकि प्रेम का आधार आज अलग है, कल हो सकता है वो आधार बदल जाए। मेरा व्यक्तित्व, मेरी विवेक काया की पूर्ण की अवधारणा, मेरे व्यक्तित्व के बारे में दूसरों की उपलब्ध जानकारी, मेरे संवाद करने की क्षमता और मेरे आंतरिक व्यक्तित्व को बाह्य रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता, और दूसरों के पूर्वाग्रह यानी कि प्रिजुडिस थॉट्स। उर्वा ने उर्मी से कहा, यदि कोई आपसे इसलिए द्वेष करता है कि वह आपके सच्चे व्यक्तित्व को नहीं जानता, तो वह आपसे द्वेष नहीं कर रहा, वह आपकी मिथ्या छवि से द्वेष कर रहा है जो उसके मस्तिष्क में छप गई है। हनुमान जी के गहरे स्वर में ज्ञान गूंजा। आपकी अन्य कायाओं की तरह विवेक काया की पूर्ण की अवधारणा भी मिथ्या है। विवेक काया भी कभी नहीं जान सकती कि पूर्ण क्या है। उसकी आपके किरदार को पूर्ण बनाने की इच्छाओं का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। चाहे वह कितने भी किरदारों के साथ संबंध जोड़े और कितने भी किरदारों के साथ संबंध तोड़े, वह एक आदर्श समूह का निर्माण नहीं कर सकती, और किसी भी समूह के अपने आप में पूर्ण होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए आत्मा को विवेक काया द्वारा उत्पन्न की गई इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं लादना चाहिए।
मैं आपको विवेक काया द्वारा उत्पन्न इच्छाओं के कुछ और उदाहरण देता हूं। विवेक काया सामान्य तथा प्रसिद्ध जनों के बारे में सभी प्रकार की कहानियां, गपशप, समाचार आदि सुनने की इच्छा रखती है। वह अन्य जीवित या मृत किरदारों के बारे में अपनी राय प्रकट करने की इच्छा रखती है। वह अपने परिवार, समुदाय, देश, ग्रह आदि को बेहतर बनाने की इच्छा रखती है। वह अन्य मनुष्यों, कुत्तों, बिल्लियों, हाथियों आदि की देखभाल करने की इच्छा रखती है। वह उन मनुष्यों और जानवरों को अस्तित्व में नहीं देखना चाहती जो उसके आदर्शपूर्ण की अवधारणा में नहीं समाते। वह व्यक्तियों को अच्छे और बुरे की श्रेणियों में डालने की इच्छा रखती है। चिरंजीवी गुरु ने कुछ देर के लिए सभा में मौन रहने दिया। यानी अब जो है विवेक काया के बारे में हनुमान जी बता चुके हैं और अब वो शांत हो गए। उस मौन का लाभ उठाते हुए उनके शिष्यों ने अपनी अपनी इच्छाओं के बस्ते खंगाले और यह पहचानने का प्रयास किया कि उनमें से कौन कौन सी इच्छाएं विवेक काया द्वारा निर्मित हैं और कौन कौन सी जो है बुद्धि काया द्वारा। उर्वा ने मौन भंग करते हुए कहा, देव, मेरी सभी इच्छाएं तो बस उन्हीं 3 कायाओं द्वारा निर्मित लगती हैं जिन पर आप हमने अभी तक चर्चा की है, भौतिक काया, बुद्धि काया और विवेक काया। मुझे आश्चर्य है कि अभी भी 2 कायाओं के बारे में चर्चा शेष है। क्या वो 2 कायाएं कोई इच्छा नहीं करती? वो 2 कायाएं क्या इच्छा करती हैं? अब जो है हनुमान जी इसके आगे जिस काया के बारे में बताएंगे उर्वा को बताया जाएगा, उसमें हनुमान जी ये कह रहे हैं, बताएंगे जिसके बारे में, वो है संस्कार काया। ठीक है, संस्कार काया के बारे में बताया जाएगा। तो अगले वीडियो में संस्कार काया के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो विवेक काया के बारे में काफ़ी लंबा हो गया। अगले वीडियो में संस्कार काया के विषय में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। इस वीडियो को बार बार देखिए, विवेक काया को समझना बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे।